अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे थे और हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम वैल्यू किस तरह से असाइन कर सकते हैं। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और C++ में वेरिएबल्स के हवाले से आइडेंटिफायर्स को डिस्कस करेंगे। सो ऑल C++ वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं C++ में, जितने वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये x, y और z तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं। इनका ये जो नाम है x, y और z, इसको क्या कहते हैं? ये आइडेंटिफायर्स होते हैं और ये क्या होते हैं? ये यूनिक होते हैं। आप दो वेरिएबल्स को सेम नेम नहीं दे सकते। आपने एक वेरिएबल को x नाम देना होगा तो दूसरे को लाजमी बात है कोई और नाम देना होगा, आप उसको सेम नेम से डिक्लेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अगर मैं दोबारा यहाँ पे x लिखूंगा तो अब मेरे पास क्या है? ये एरर आ जाएगा क्योंकि सेम नेम हो गया है दो वेरिएबल्स। तो सेम नेम के आप दो वेरिएबल्स क्रिएट नहीं कर सकते। आपने हर वेरिएबल को यूनिक नेम से आपने डिस्टिंग्विश करना होगा। ओके, अब ये जो यूनिक नेम है इसको क्या कहते हैं? हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। आइडेंटिफायर्स कैन बी शॉर्ट नेम, जैसे कि ये एक्स, वाई और जेड है, शॉर्ट नेम्स हो सकते हैं आइडेंटिफायर्स के। लेकिन मोर डिस्क्रिप्टिव नेम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एज, सम, टोटल वैल्यू। ओके, सो आप दोनों तरह से वेरिएबल्स को नेम दे सकते हैं। आप सिंगल करेक्टर में भी, मतलब एक करेक्टर है एक्स, वाई, जेड, आप उसको नाम दे दें, वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर लें, या आप उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव, मोर डिस्क्रिप्टिव नेम दें। जैसे कि अगर आप किसी बंदे की एज कैलकुलेट कर रहे हैं और एज कैलकुलेट या किसी बंदे की एज की वैल्यू आप किसी वेरिएबल में सेव करवा रहे हैं, तो उसको आप क्या नाम दे दें? एज का नाम दे दें उस वेरिएबल को। अगर कोई किसी दो वैल्यूज़ का आप सम कैलकुलेट कर रहे हैं या तीन वैल्यूज़ का, जैसे कि मैं यहाँ पे ये सम तीन वैल्यूज़ का कैलकुलेट कर रहा हूँ, और अगर इनका जो रिज़ल्ट आ रहा है अगर उसको मैंने किसी वेरिएबल में सेव करवाना है तो उसका नाम मैं सम दे दूँ, या फिर मैं कोई टोटल वैल्यू का नाम दे सकता हूँ। ओके, सो आप ये जो रिकमेंडेड होता है, रिकमेंडेड यही होता है कि आप डिस्क्रिप्टिव नेम्स इस्तेमाल करें, ना कि ये सिंगल एक करेक्टर आप उस वेरिएबल का नाम रख दें। तो मोर डिस्क्रिप्टिव नेम्स जो से हैं वो रिकमेंडेड किए जाते हैं, ताकि हमें समझने में, अगर हमने फ्यूचर में अपना कोड दोबारा से देख तो हमें, या हमारे जो फेलो प्रोग्रामर्स हैं वो अगर हमारे कोड को स्टडी कर रहे हैं तो उनको समझ आ जाए कि इस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू सेव हो रही है, और ये इस वेरिएबल में जो वैल्यू सेव हो रही है वो डाटा क्या है? वो किसी की एज है, किसी वैल्यूज़ का सम है, या कोई और वैल्यू है। ओके, सो अगर अब जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, मैं इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल इंट मिनट पर आवर। ओके, अब मिनट पर आवर में मैंने वैल्यू क्या सेव कर दी? 60 के 60 मिनट्स होते हैं पर आवर। तो ये एक मैंने गुड वेरिएबल का नाम रखा है। अब अगर मैं इसी को वेरिएबल को, ये जो वैल्यू है इसको एक सिंगल नेम, एक सिंगल कैरेक्टर का वेरिएबल का नाम दूं m, और उसमें इस वैल्यू को सेव करा दूं, तो ये भी ओके है, ये नेम भी आप दे सकते हैं। लेकिन इसमें इशू क्या है कि बट नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट m एक्चुअली इज। सो नाम आप दोनों तरीके से वेरिएबल्स को दे सकते हैं, आप शॉर्ट नेम्स भी दे सकते हैं और आप मोर डिस्क्रिप्टिव नेम्स भी दे सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप इसको मोर डिस्क्रिप्टिव नाम दें, क्योंकि ये जब मोर डिस्क्रिप्टिव नाम देंगे तो इट इज रिकमेंडेड टू यूज मोर डिस्क्रिप्टिव नेम्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अंडरस्टैंडेबल एंड मेंटेनेबल कोड। सो अगर आपका कोड अंडरस्टैंडेबल हो और मेंटेनेबल अपने कोड को बनाना चाहते हैं तो आप इनको मोर डिस्क्रिप्टिव नेम दें। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको नोट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब जो जनरल रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं वेरिएबल्स को क्रिएट करने में। तो जो नेमिंग आप वेरिएबल्स को देते हैं, जिनको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं, उनके जनरल रूल्स यहाँ पे नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि आप जो भी कोड लिखें वो मोर डिस्क्रिप्टिव हो और मोर मेंटेनेबल हो। जो नेम्स होते हैं वेरिएबल्स को, जो पहला पॉइंट है नेमिंग करने के लिए वेरिएबल्स को, उसमें आपने लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी वेरिएबल को नेम करने जा रहे होते हैं। नेम्स को लाजमी बिगेन होना चाहिए। जब आप किसी वेरिएबल का नाम रखने जा रहे हो तो उसमें या लेटर आएगा, जैसे कि यहाँ पे m लेटर आया हुआ है, या फिर क्या आएगा? अंडरस्कोर आएगा। इसी को मैं क्या कर देता हूँ? अंडरस्कोर। इन दोनों तरीकों से आप वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं, नेम रख सकते हैं वेरिएबल का। या आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर लें या आप कोई लेटर इस्तेमाल करें, जैसे कि ये मैंने m लेटर, मिनट पर आवर, जैसे कि ये लेटर इस्तेमाल हुआ है मिनट पर आवर, इसके आगे भी मैं अंडरस्कोर डाल सकता हूँ। सो इस तरह से मैं वेरिएबल का नाम क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन इसकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे कोई
डिजिट लिखता हूँ 8, तो ये एरर है। आप डिजिट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते स्टार्टिंग में जब आप किसी वेरिएबल को नेम करने जा रहे हो, तो ये एरर होता है। ओके, सो पहला रूल हमारा क्या हो गया कि हम लेटर्स, जब हम वेरिएबल्स को नेम कर रहे होते हैं तो हम लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो डिजिट्स हैं वो वेरिएबल के नाम के स्टार्ट में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेरिएबल के नेम के स्टार्ट में या अंडरस्कोर आएगा या कोई लेटर आएगा अल्फ़ाबेट का। ओके, लेकिन इसके दरमियान में आप किसी जगह पे भी आप डिजिट को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 8 यूज़ कर लिया या इसके बाद मैंने 8 यूज़ कर लिया, तो इस तरह से आप डिजिट दरमियान में या एंड पे डिजिट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप डिजिट को वेरिएबल को नेम करते वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो तीसरा पॉइंट है वेरिएबल्स की नेमिंग के हवाले से कि वेरिएबल्स के जो नाम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर एक वेरिएबल का नाम माई वार है, मतलब अगर मेरा कोई एक वेरिएबल है जिसका नाम माई वार है और एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है माई वार, तो ये केस सेंसिटिव है। इस वेरिएबल, इसका मतलब कुछ और होगा और इसका मतलब कुछ और होगा। ओके, ये एक अलग वेरिएबल है और ये एक अलग वेरिएबल है। तो जब भी आपने इसकी वैल्यू को आपने अपने प्रोग्राम में एक्सेस करना होगा, इस जो नाम, जिस वेरिएबल का ये नाम होगा, तो आपको इसी वैल्यू से ही एक्सेस करेंगे। अगर आप इसकी वैल्यू इस तरह इसका नाम लिख के एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो सी कंपाइलर को ये चीज़ सी प्लस प्लस कंपाइलर को ये चीज़ समझ नहीं आएगी। सो वेरिएबल्स के नाम क्या होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं। जो आपने वेरिएबल का नाम रखा होता है उसी नाम से ही, जिस तरह केस आपने लेटर्स के उसमें रखे होते हैं, जहाँ पे अपर केस आपने यूज़ किया होता है लेटर्स में, वहाँ पे उसका नाम अपर केस में ही यूज़ करना है जब आप उसको एक्सेस करने जा रहे हो या उसमें से वैल्यू को एक्सेस करने जा रहे हो। तो इस दोनों का क्या है? डिफरेंट मीनिंग है। तो ये तीसरी चीज़ है वेरिएबल्स के नाम्स के हवाले से कि केस सेंसिटिव होते हैं वेरिएबल्स के नाम। चौथी चीज़ जो वेरिएबल्स को नेमिंग करने के हवाले से है कि नेम्स कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसिस और स्पेशल कैरेक्टर्स। वेरिएबल्स के नाम में वाइट स्पेसिस और स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। और जैसे कि ये यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, तो ये एरर है। तो वेरिएबल्स में के नाम जब आप करने जा रहे हो तो उसमें स्पेसिस नहीं होंगी। लोकल वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज्ड, और ये देखें ये एरर आ गया है, मुझे ब्लैक रेड कलर की लाइन नीचे शो हो गई है। तो वेरिएबल्स के नाम में एक स्पेस नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, वेरिएबल्स के नाम में स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसा कि अब मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, हैश है, इसके बाद मॉडुलस है, और इस तरह के जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको भी आप वेरिएबल्स के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी एरर है, जैसे कि देख सकते हैं आपको रेड लाइन शो हो रही है। तो ये हमारे पास चौथी चीज़ वेरिएबल्स के नेमिंग के हवाले से हमें क्लियर होगी कि हम वेरिएबल्स में स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं इस्तेमाल कर सकते और स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब हम वेरिएबल्स को नाम देने जा रहे हो। आखिरी पॉइंट जो वेरिएबल्स के नेमिंग के हवाले से है वो ये है कि रिजर्व वर्ड्स, जैसे कि ये क्या है, ये इंट, डबल, करेक्टर, स्ट्रिंग, बूल, ये रिजर्व वर्ड्स हैं, ये स्पेशल कीवर्ड्स हैं जो कि सी के कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइन है। आप इनको नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे इंट यूज़ किया है और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वेरिएबल का नाम स्ट्रिंग हो जाए, तो ये एरर है, क्योंकि क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, रिजर्व वर्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर डबल यूज़ करता हूँ तो ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप स्पेसिफायर। तो ये क्या है, ये एक रिजर्व वर्ड है जो सी में ऑलरेडी डिफाइन है, तो इसको आप वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वेरिएबल्स की नेमिंग के हवाले से जो कि आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो हमने इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। अब फर्दर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब कॉन्स्टेंट्स को। सी प्लस प्लस में कॉन्स्टेंट्स भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो व्हेन यू डू नॉट वांट अदर और योर सेल्फ टू चेंज एग्जिस्टिंग वैल्यूज, अगर आपने जैसे कि इसको एक एग्जिस्टिंग वैल्यू दी है, जैसे कि मैंने कहा कि मिनट्स पर आवर 60 होते हैं, और ये मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में जब मैं इसके फर्दर कोडिंग कर रहा हूँ या मेरा कोई फेलो प्रोग्रामर है वो इस वैल्यू को चेंज करे, तो मैं क्या इन वैल्यूज़ के पीछे एक कीवर्ड का इस्तेमाल करूँगा, कांस्टेंट, CONST। तो ये मेरा वेरिएबल क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट वेरिएबल मैं क्रिएट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल के कांस्टेंट इंट मैंने क्या दे दी, माई मिनट्स पर आवर और 60, तो मेरा क्या ये वेरिएबल हो गया, मेरा ये वेरिएबल कांस्टेंट हो गया। अब इसकी वैल्यू ये देखें, इसकी वैल्यू अब ये कोई भी चेंज नहीं कर सकेगा। सो CONST कांस्टेंट का कीवर्ड है। अब हमारे पास क्या है कि ये जो कांस्टेंट का कीवर्ड होता है ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि किसी भी वेरिएबल को अगर हमने रीड ओनली बनाना है,
उसकी वैल्यू को, उसमें जो भी वैल्यू हमने पुट की है उसको रीड ओनली बनाना है, तो हमने उसके पीछे किस चीज़ का सिर्फ इजाफा कर देंगे, वेरिएबल की जहाँ पे हमने डाटा टाइप डिफाइन किया है उसके पीछे हमने CONST कॉन्स्टेंट का कीवर्ड यूज़ कर लेना है, तो हमारा वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, रीड ओनली हो जाएगा, अनचेंजेबल हो जाएगा, उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपने अपने प्रोग्राम बनाया है जिसमें आप पाई यूज़ कर रहे हैं, तो पाई की वैल्यू आपको पता है कि कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू को कोई भी चेंज नहीं करना चाहेगा, तो आप उसके पीछे क्या कर दें, कांस्टेंट का कीवर्ड यूज़ कर लें, ताकि आपकी वो जो पाई की वैल्यू है वो क्या हो जाए, वो रीड ओनली हो जाए, ना आप उसको चेंज कर सकें, ना आपका कोई फेलो प्रोग्रामर उसको चेंज कर सके। मैंने क्या किया है कि फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट का कीवर्ड यूज़ किया है इस वेरिएबल के साथ, तो अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो मिनट पर आवर है वो 120 हो जाए, तो ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसको क्या किया हुआ है, कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको 120 वैल्यू साइन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइन आ रही है और मुझे एरर शो हो रहा है कि एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइड एल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू को अगर आपने चेंज करना है तो इसके साथ से ये कांस्टेंट का कीवर्ड हटा दें। ओके, सो हमने क्या करना है कि वी शुड ऑलवेज डिक्लेयर द वेरिएबल एज कांस्टेंट व्हेन वी हैव वैल्यूज दैट आर अनलाइकली टू चेंज। जिन वैल्यूज को हमने चेंज नहीं करना होता उनके पीछे हमने कांस्टेंट का कीवर्ड लगा देना होता है। जैसे कि मैंने आपको कांस्टेंट ये मिनट्स पर आवर बता दिया, और इसके अलावा अगर मैं पाई की वैल्यू डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास कांस्टेंट इंट, मेरे पास इंट इंटीजर टाइप की नहीं, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में होती है, तो मैं फ्लोट का वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ और पाई, ओके, और इज इक्वल टू 3.14। तो अब मेरी ये जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज ये अनचेंजेबल है, मैं इनको जिधर भी, ये रीड ओनली होगी है मेरी दोनों वैल्यूज, पाई की वैल्यू भी और मिनट पर आवर भी, इनको मैं जिधर भी अपने कोड में यूज़ करूंगा ये रीड ओनली के तौर पे यूज़ होंगी और इनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। ओके, अब अगली चीज़ हमारे पास कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स के हवाले से ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं। वेरिएबल्स को हमने देख लिया है कि वेरिएबल्स के ऊपर हम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और वेरिएबल्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी C++ प्रोग्रामिंग। हमने तमाम टाइप के वेरिएबल्स डिस्कस कर लिए, हमने इंटीजर टाइप के, डबल टाइप के, करैक्टर टाइप के, स्ट्रिंग टाइप के, ओके, बूल टाइप के, ये हमने वेरिएबल्स के हवाले से इन कीवर्ड्स को डिस्कस कर लिया है। इनके हवाले से हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, इनको हम अपने जब हमारे ये लेक्चर्स कंटिन्यू होंगे तो इनको हम फर्दर अपने प्रोग्राम्स में आस्ता आस्ता से देखते जाएंगे कि हम किस तरह से इन वेरिएबल्स से, ये डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स से काम किस तरह से ले सकते हैं और इनके ऊपर हम कौन कौन से, इनमें जो डाटा स्टोर होता है उसके ऊपर हम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो अब हमारे पास जो अगली चीज़ आती है वो आती है, अगर अभी यहाँ पे जो हमने पिछली वीडियो देखी थी उसमें हमने सी आउट को यूज़ किया था और उसके साथ हमने क्या यूज़ किया था, इंसर्शन ऑपरेटर को यूज़ किया था ताकि हम कंसोल के ऊपर कुछ ना कुछ प्रिंट करवा सकें। सो अब अगर हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, C++ में यूज़र से अगर हमने इनपुट लेनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे वो उसको देख लेते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट सी आउट इज यूज टू आउटपुट प्रिंट वैल्यूज। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, सी इन को यूज़ करेंगे टू गेट यूज़र इनपुट। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सी इन को यूज़ करेंगे। सी इन क्या है, CIN, इसको इस तरह से लिखा जाता है, इज अ प्री डिफाइंड वेरिएबल, एक प्री डिफाइंड वेरिएबल है दैट रीड्स डाटा फ्रॉम द कीबोर्ड विद द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। उसके साथ क्या, सी आउट के साथ क्या लगता था हमारे पास, मैं सारे को यहां से खत्म कर देता हूं ताकि उस चीज को हम डिस्कस कर लें। हमने जब सी आउट यूज किया था उसके साथ हमने क्या यूज किया था, इंसर्शन ऑपरेटर यूज किया था और उसके आगे हमने जो भी वैल्यू उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाई थी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराता हूँ, तो ये क्या है, मेरे पास सी आउट का वेरिएबल यूज हुआ था और साथ क्या यूज हुआ था मेरे पास, इंसर्शन ऑपरेटर। इसी तरह अगर हमने सी इन यूज करना है तो सी इन का कीवर्ड लिखेंगे और इसके आगे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और आगे जो भी वैल्यू हमने यूजर से लेनी होगी उसको हम यूजर से ले लेंगे। फॉर एग्जांपल किसी वेरिएबल में हमने कोई वैल्यू सेव करवानी होगी तो उसको हम आगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं इन टाइप का वेरिएबल डिफाइन करता हूँ एक x, तो मैं इसको यहाँ पे जस्ट लिख दूंगा, तो जो भी वैल्यू मेरे पास कंसोल पे यूजर इनपुट करेगा वो इस वेरिएबल में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। सो हम क्या करते हैं, हम एक इन टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लिया और मैं यूजर से कहता हूँ कि टाइप अ नंबर करो, कोई भी नंबर टाइप करो। ओके, ये यूजर से मैं कह रहा हूं कि कोई नंबर टाइप करो। ये क्या कंसोल के ऊपर प्रिंट करेगा कि टाइप अ नंबर एंड प्रेस एंटर। तो जो जैसे ही टाइप अ नंबर करेगा और एंटर प्रेस करेगा
तो सी इन हम ये क्या कह रहे हैं कि ये जो एक्स वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है, मैं इसको यहाँ पे सी इन और आगे क्या, सी इन का कीवर्ड मतलब कि हमारे पास जो वेरिएबल है उसके आगे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और आगे जिस वेरिएबल में मैंने वैल्यू सेव करानी है वो यहाँ पे दे दूंगा। और सेमी कॉलन हर स्टेटमेंट के एंड में लाजमी है कि सी कंपाइलर को हमारे ये पता लगे कि यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट एंड हो रही है। इसके बाद मैं क्या यूज करूंगा, गेट यूज इनपुट फ्रॉम द गेट यूजर इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। अब यूजर जो भी एंटर करेगा वो मेरे इस एक्स वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब मैं कंसोल के ऊपर प्रिंट करा के देखता हूं कि यूजर ने क्या इंट किया था, क्या इनपुट किया था और हमारे पास एक्स वेरिएबल में क्या वैल्यू सेव हुई थी। तो सी आउट दोबारा से और आगे इंसर्शन ऑपरेटर, आगे हमने क्या कहते हैं, यूजर को कहते हैं कि योर नंबर इज आगे कॉलन और आगे क्या दोबारा से इंसर्शन ऑपरेटर और एक्स में जो वैल्यू है उसको हम कंसोल के ऊपर प्रिंट करा देंगे। तो देखते हैं ये क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा द इनपुट वैल्यू। ओके, सो हम इसको कंपाइल करके रन करते हैं। शॉर्टकट की F5 कीबोर्ड की। तो टाइप अ नंबर, तो मैं यूजर से कह रहा हूँ टाइप अ नंबर करे। यूजर सपोज कर लें 15 नंबर एंटर करता है, तो जैसे ही वो एंटर प्रेस करेगा तो योर नंबर इज 15। आप देख सकते हैं कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट हो गया, योर नंबर इज 15। इसी तरह यूजर कोई और नंबर इनपुट करता है, मैं यहाँ पे 20 नंबर इनपुट करता हूँ और एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं योर नंबर इज 20। कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट हो गया है, योर नंबर इज 20। सो इस तरह से क्या क्या कर सकते हैं, आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं हम सी इन और सी आउट को यूज करके। सी इन किस लिए यूज होता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए, जो कीबोर्ड से जो भी वैल्यू वो इनपुट करेगा वो हम सी इन के जरिए लेंगे और सी आउट के जरिए जो भी चीज हमने कंसोल के ऊपर प्रिंट करानी होगी वो सी आउट का हम यूज करेंगे। सी आउट के साथ क्या इंसर्शन ऑपरेटर यूज होते हैं और सी इन के साथ क्या यूज होते हैं, एक्सट्रैक्शंस ऑपरेटर्स। ओके, एक्सट्रैक्ट करते हैं वैल्यू को कंसोल पर जो यूजर ने इनपुट की होती है और उसको जिस भी वेरिएबल में हमने सेव कराना होता है उस वेरिएबल में सेव करा दे। अब यहाँ पे गुड टू नो ये चीज है कि सी आउट को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, COUT, ये जो लिखा हुआ है इसको हम सी आउट प्रोनाउंस करते हैं और यूज्ड फॉर आउटपुट एंड यूजेस द इंसर्शन ऑपरेटर। ये किस लिए यूज होता है, आउटपुट के लिए यूज होता है और ये क्या अपने साथ इस्तेमाल करता है, इंसर्शन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करता है। और CIN, ये क्या इसको हम प्रोनाउंस्ड करते हैं CN और ये क्या यूज करता है, ये यूज्ड फॉर इनपुट होता है, इनपुट लेने के लिए यूज होता है एंड यूजेस द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स को ये अपने साथ यूज करता है इनपुट लेने के लिए। अब हम क्या करते हैं, आगे डिस्कस कर लेते हैं हम डाटा। अब हमारे पास एक सिंपल सा हम कैलकुलेटर बनाते हैं जिसमें हम दो वैल्यूज लेते हैं और उनका सम कैलकुलेट करते हैं। यूजर से हम क्या लेते हैं, दो वैल्यूज लेते हैं और उनका सम कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पास एक इंटीजर हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, एक और इंटीजर हम ले लेते हैं जिसमें हम दूसरी वैल्यू यूजर से लेंगे। सो मैं क्या कहता हूँ, एक और वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ जो कि क्या है, सम का। तो इंट सम, जो इनका सम आएगा वो मैं इस सम वाले वेरिएबल में सेव करवाऊंगा। सो सबसे पहले मैं कहता हूँ इसी को मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ टाइप अ नंबर। तो टाइप अ नंबर CN में चला गया। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, यूजर से कहता हूँ कि टाइप अनदर नंबर, टाइप अनदर नंबर और यहाँ पे मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ। और मैं क्या कहता हूँ, दोबारा से जो सेकंड वैल्यू यूजर एंटर करेगा उसको मैं क्या कहता हूँ, उसको मैं y वेरिएबल में ले लेता हूँ। ओके, और अब मैं क्या कहता हूँ कि मैंने इन दोनों का सम करना है। तो सम में सिंपल क्या, मैं सम वेरिएबल जो है उसको मैं इन दोनों का सम करूंगा और जो इन दोनों वैल्यूज का जो यूजर ने इनपुट की होंगी अपने कीबोर्ड से उनका सम करूंगा और उन वैल्यू को मैं क्या, जो सम उनका आएगा, उनका रिजल्ट आएगा, वो मैं इस सम वेरिएबल में सेव करवाऊंगा। तो मैं अब सी आउट करता हूं जो सम वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई है। तो सिंपल क्या करते हैं, सम इज और आगे हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स और सम। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली ये है कि हमने क्या किया हुआ है, सी आउट और हमने टाइप अ नंबर। तो टाइप जब नंबर करेगा तो हमारे पास एक्स वैल्यू आएगी, उसके बाद हमारे पास जैसे ही यूजर कीबोर्ड से एंटर करेगा तो दोबारा से ये सी आउट वाला चलेगा और यूजर से सेकंड नंबर मांगेगा। वो वैल्यू किस में चली जाएगी, वो वैल्यू वाई में चली जाएगी। अब दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सम करेंगे और उनको सम वेरिएबल में सेव करवा देंगे और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, सी आउट के जरिए, सी आउट और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स के जरिए हम उस वैल्यू को कंसोल के ऊपर प्रिंट करा देंगे। सो देखते हैं हमारा ये प्रोग्राम किस तरह से काम करता है। F5 हमने प्रेस किया। सो पहला नंबर हम एंटर करते हैं 18 और एंटर प्रेस करते हैं। सेकंड नंबर हम प्रिंट करते हैं 20 और एंटर प्रेस करते हैं। सो अब देख सकते हैं सम इज कितना आ गया हमारे पास, 38। सो हमारे पास टाइप अ नंबर 18 किया, टाइप अनदर नंबर 20 और सम इज 38। सो हमारे पास क्या हो गया कि हमने एक बेसिक कैलकुलेटर बना लिया।
जिसमें हमने क्या कर लिया, दो वैल्यूज का सम कैलकुलेट कर लिया। इसको एक दफा और मैं रन कर लेता हूं। हम कोई और दूसरी वैल्यूज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम 100 और 150 का सम करते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास सम इज 250। सो हमने बेसिक कैलकुलेटर बना लिया। सो अब हम क्या करते हैं, अब हमने इन चीजों को, वेरिएबल्स को काफी डिस्कस किया है। अब हम, क्योंकि हमें डाटा टाइप्स पे बात करनी थी, जैसे कि मैंने ये इंट डाटा टाइप है और इनको हमने डिफाइन देखा था कि ये इंट और डबल डाटा टाइप्स, और इन तमाम डाटा टाइप्स को डबल थी, हमारे पास फ्लोट करैक्टर थी, बूल थी, स्ट्रिंग थी। अब इनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं सी प्लस प्लस में डाटा टाइप्स को। सो हमने जो प्रीवियस चैप्टर में कुछ डाटा टाइप्स देखी थी, उनको मैं यहाँ पे दोबारा से देखता हूँ। तमाम डाटा टाइप्स को मैं दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ और फिर इनके हवाले से डिस्कशन करते हैं कि ये जो तमाम डाटा टाइप्स हैं ये अपने अंदर किस रेंज में वैल्यूज़ को, इनको मेमोरी में साइज कितना मिलता है, और ये अपने अंदर कितनी बड़ी वैल्यू को सेव कर सकते हैं और कितनी छोटे से छोटी वैल्यू को सेव कर सकती हैं। सो मैं सारे को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए। और अब मैं सबसे पहले मैंने क्या लिखता हूँ, हमने सबसे पहले एक इंट डाटा टाइप डिफाइन की थी जो अपने अंदर क्या होल्ड करती थी, इंटीजर नंबर। तो इसको हम डिक्लेयर किस तरह से करते थे, सबसे पहले डाटा टाइप, उसके आगे माई नाम जो वेरिएबल का नाम है, और उसके आगे इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके आगे 5। तो ये अपने अंदर क्या करता था, ये अपने अंदर इंटीजर होल वैल्यू को होल्ड करता है। ठीक है, इंटीजर होल नंबर। सेकंड डाटा टाइप हमने क्या डिस्कस की थी, हम एक फ्लोट, ये डाटा टाइप है, ये क्या करती है, माई फ्लोट नाम, ये अपने अंदर डेसिमल वैल्यूज को होल्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्या है, 5.99। तो ये किन टाइप की वैल्यूज को होल्ड करती है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की वैल्यूज को होल्ड करती है। इनको हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया था, लास्ट टाइम हमने इसके हवाले से डबल को डिस्कस किया था। तो आज हम यहाँ पे ये फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की वैल्यू को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अपने अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, डेसिमल टाइप नंबर्स को होल्ड करती है। इसके बाद आ जाती है डबल, और ये क्या है, माई डबल नाम, ये भी अपने अंदर क्या करती है, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यूज को होल्ड करती है। फॉर एग्जांपल 9.98, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को अपने अंदर होल्ड करती है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, करेक्टर टाइप की। करेक्टर डाटा टाइप अपने अंदर क्या करती थी, जस्ट एक लेटर को होल्ड करती थी। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने क्या, सिंगल कोट्स के साथ जो भी डाटा टाइप, जो करेक्टर टाइप का वेरिएबल था, उसके अंदर हमने अगर कोई वैल्यू सेव करानी थी तो वो एक सिंगल करेक्टर को होल्ड करती थी, और उस सिंगल करेक्टर को हमने किस में रखना था, सिंगल कोट्स में। सो ये करेक्टर को होल्ड करती है। उसके बाद हमारे पास डाटा टाइप आ जाती है बूल की, और बूल डाटा टाइप अपने अंदर क्या होल्ड करती थी, या बुलियन टाइप की वैल्यूज को होल्ड करती थी, या ट्रू को होल्ड करती थी, या फॉल्स को होल्ड करती थी। ओके, सो ट्रू, और यहाँ पे हमने क्या, बुलियन टाइप की वैल्यूज अपने अंदर होल्ड करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्ट्रिंग, और ये अपने अंदर क्या होल्ड करती थी, ये अपने अंदर टेक्स्ट को होल्ड करती थी। फॉर एग्जाम्पल डबल कोट्स में हमने जो भी वैल्यू इसके अंदर सेव करनी होती थी उसको हमने डबल कोट्स में रखना होता था। सो हेलो, तो इसको जो स्ट्रिंग करेक्टर में जो हमने वैल्यू सेव करानी होती थी उसको हमने सिंगल कोट्स में रखना होता था, और जो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में हमने वैल्यू सेव करवानी होती थी उसको हमने डबल कोट्स में रखना होता था, तब भी वो वैल्यू उस स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में सेव होगी। तो ये हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स थी जिनको हमने अभी फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो बेसिक डाटा टाइप्स हैं ये तमाम बेसिक डाटा टाइप्स हैं, और इनका साइज और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इनका साइज क्या है, इनको कंप्यूटर में अगर जो डाटा टाइप इंट है, फ्लोट है, डबल है, चार है, बूल है, स्ट्रिंग है, इनके इन डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसको मेमोरी में क्या स्टोरेज मिलेगी, वो किस टाइप का डाटा अपने अंदर होल्ड कर सकता है, इस चीज़ को तो हमने देख लिया कि इंटीजर जो है वो होल नंबर्स को, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को, डबल भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को, करेक्टर एक सिंगल करेक्टर को, बूल ट्रू और फॉल्स को, और स्ट्रिंग क्या अपने अंदर एक स्ट्रिंग को होल्ड करती है। लेकिन इनको मेमोरी में साइज कितना मिलता है अपने अंदर डाटा स्टोर करने के लिए, उस चीज़ को हम देखते हैं कि ये जो बूल टाइप का, सबसे पहले जो डाटा टाइप है बूल, इसको मैं यहाँ पे कमेंट्स में शो करता हूँ क्योंकि इनको चीज़ों को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट्स क्रिएट कर लेता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स को हम किस तरह से कर सकते थे, फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश, इस तरह से हम क्या करते थे, मल्टी लाइन कमेंट्स को डिक्लेयर करते थे अपने प्रोग्राम के अंदर। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बुलियन है। बुलियन अपने अंदर, बुलियन को कितनी मेमोरी में साइज मिलता है, 1 बाइट। 1 बाइट मीन्स आप इसके अंदर कितने स्टोर कर सकते हैं, ट्रू कर सकते हैं या फॉल्स, दो ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसको जस्ट मेमोरी में 8 बिट की मेमोरी मिलती है। तो ये क्या स्टोर करती है, ये स्टोर करती है अपने अंदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। और इसको मेमोरी में कितनी जगह मिलती है, इस चीज को रिमेंबर रखना है आपने कि 1 बाइट 8 बिट्स की मेमोरी मिलती है इसको, जब आप कोई भी वेरिएबल बुलियन टाइप का डिक्लेयर करेंगे। और जैसे ही उसको आप इनिशियलाइज करेंगे तो उसमें
ट्रू या फॉल्स दो ही वैल्यू सेव का हो सकती हैं। जो करेक्टर टाइप का वेरिएबल होगा या उसको भी कितनी मेमोरी में जगह मिलेगी, उसको भी मेमोरी में 1 बाइट की जगह मिलेगी। और ये अपने अंदर क्या स्टोर करेगा, एक सिंगल करेक्टर को स्टोर करेगा। तो स्टोर्स अ सिंगल करेक्टर, लेटर या फिर नंबर। और आस्की वैल्यूज ये अपने अंदर क्या होल्ड कर सकता है, जो करेक्टर है ये करेक्टर को करेक्टर टाइप का जो वेरिएबल होगा जिसको आपने करेक्टर डाटा टाइप से डिक्लेयर किया होगा वो अपने अंदर करेक्टर को होल्ड कर सकता है, लेटर को होल्ड कर सकता है, नंबर को होल्ड कर सकता है या आस्की वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि आस्की वैल्यूज क्या हैं। इसके बाद हमारे पास अगली डाटा टाइप आ जाती है इंट। इंट को जो मेमोरी में जगह मिलती है वो 2 बाइट्स से 4 बाइट्स के दरमियान में मेमोरी मिलती है। 2 बाइट्स और 4 बाइट्स, ठीक है। ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है। डिफरेंट कंपाइलर्स डिफरेंट जो सा है इसको मेमोरी देते हैं। 2 बाइट्स की कुछ कंपाइलर देते हैं और कुछ 4 बाइट्स की, ओके, मेमोरी में जगह देते हैं। तो ये स्टोर क्या करता है अपने अंदर, ये स्टोर करता है अपने अंदर होल नंबर्स को, इसके अलावा विदाउट डेसिमल, ओके। तो इंटीजर टाइप को 2 बाइट से 4 बाइट के दरमियान मेमोरी मिलती है। ये अपने अंदर होल नंबर्स को स्टोर करता है विदाउट डेसिमल्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लोट को मेमोरी में 4 बाइट्स की जगह मिलती है। और ये अपने अंदर क्या होल्ड करता है, ये फ्रैक्शनल टाइप नंबर्स को होल्ड करता है अपने अंदर। तो ये क्या करता है, स्टोर करता है अपने अंदर फ्रैक्शनल नंबर्स कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल्स। अब इसमें जो रिमेंबर करने वाली चीज है फ्लोटिंग पॉइंट के हवाले से, वो ये है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो सफिशिएंट है फॉर स्टोरिंग 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स। तो ये अब हम फ्लोट अपने अंदर कितने डेसिमल पॉइंट के बाद 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स को स्टोर कर सकता है। लेकिन अभी जैसे ही मैं आपको डबल के हवाले से बताऊंगा कि डबल को मेमोरी में कितनी जगह मिलती है, डबल और फ्लोट दोनों अपने अंदर क्या होल्ड करते हैं, डेसिमल टाइप वैल्यूज को। लेकिन फ्लोट को कितनी मिलती है, फ्लोट को जस्ट 4 बाइट्स की मेमोरी में जगह मिलती है, लेकिन डबल को कितनी मिलती है, 8 बाइट्स की मेमोरी में जगह मिलती है। जिसकी वजह से ये भी अपने अंदर स्टोर तो फ्रैक्शनल वैल्यूज ही करता है, ओके, कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल। लेकिन यहाँ पे जो सफिशिएंट है, ये सफिशिएंट किसके लिए है, ये अपने अंदर जो वैल्यू स्टोर कर सकता है वो 15 डेसिमल डिजिट्स तक वैल्यू को स्टोर कर सकता है, क्योंकि इसको मेमोरी में 8 बाइट्स की मेमोरी मिलती है, ओके। सो ये अपने अंदर कितनी सफिशिएंट है फॉर स्टोरिंग 15 डेसिमल डिजिट्स। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर होगी कि ये जो फ्लोट है उसकी अगर वो प्रिसाइजेशन के बारे से बात करें, ये फ्लोट इतने ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि ये जस्ट डेसिमल के बाद 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। लेकिन डबल क्योंकि इसको मेमोरी में ज़्यादा जगह मिलती है, 8 बाइट्स की मेमोरी मिलती है, इसलिए ये अपने अंदर 15 डेसिमल डिजिट्स तक वैल्यू सेव कर सकता है। जिसकी वजह से जो डबल है वो ज़्यादा प्रिसाइज है और हम ज़्यादा प्रेफर भी डबल टाइप के वेरिएबल को करते हैं बनिस्बत फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल को। सो क्योंकि इसकी प्रिसीजन ज़्यादा है, ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा एक्यूरेट है, ओके। सो अब हम क्या करते हैं कि हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप्स को, जिसमें हम क्या करते हैं इंट, फ्लोट और डबल को हम ज़्यादा फर्दर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हमारे पास इंट थी, फ्लोट थी और डबल थी। और इसके हवाले से क्योंकि बताना ज़रूरी है कि ये 2 बाइट्स में मेमोरी लेता है, 2 to 4 बाइट्स, और ये अपने अंदर होल नंबर्स को होल्ड करता है। और क्योंकि फ्लोट और डबल में आपको चीज़ क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्लोट जो सा है वो क्यों, ये दोनों काम तो सेम कर रहे हैं। फ्लोट भी अपने अंदर डेसिमल पॉइंट्स को होल्ड कर रहा है और फ्लोटिंग टाइप के नंबर्स को होल्ड कर रहा है, और डबल भी अपने अंदर फ्लोटिंग टाइप के नंबर्स को होल्ड कर रहा है। लेकिन क्या है कि मैंने आपको अभी डिस्कस किया है कि ये 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स को अपने अंदर होल्ड कर सकता है और ये कितने 15 डेसिमल डिजिट्स को होल्ड कर सकता है। तो इस चीज़ के हवाले से क्या है कि ये आपको बताना ज़रूरी है। सो यूज़ इंट व्हेन यू नीड टू स्टोर होल नंबर्स। इंट को आप तब यूज़ करें जब आपने होल नंबर्स को अपने वेरिएबल में सेव करवाना होता है विदाउट डेसिमल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 35 और 1000, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने एक नंबर लिया 5, ये एक होल नंबर है। इसके अलावा आप क्या करते हैं 1000, ये भी क्या है, एक होल नंबर है। तो इसको अगर आपने अपने अंदर अपने इस वेरिएबल में किसी वेरिएबल में स्टोर कराना हो तो उसके लिए आप कौन सी डाटा टाइप यूज़ करेंगे, आप इंट टाइप की डाटा टाइप यूज़ करेंगे और आगे वेरिएबल का नाम और उसके अंदर आप वो वैल्यू सेव करवा देंगे। और अगर आपको वेरिएबल्स ऐसे डिक्लेयर करने हैं जो कि डेसिमल टाइप के हैं, फ्लोटिंग हैं, तो उनको उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप फ्लोटिंग डाटा टाइप यूज़ करेंगे। ये देखें फ्लोट, माई फ्लोट 5.99 और डबल माई डबल 9.98, ओके। सो अब जो फर्दर इनके बारे से डिस्कशन है वो ये है कि फ्लोट वर्सेस डबल, फ्लोट वर्सेस डबल। ये जो फ्लोटिंग पॉइंट है
और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के हवाले से फ्लोट और डबल में क्या फर्क है, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। जो प्रिसीजन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रिसीजन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज इंडिकेट हाउ मेनी डिजिट्स द वैल्यू कैन हैव आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जो ये वैल्यूज होती हैं, इनके जो डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज होती हैं, जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती हैं, उनके डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होती हैं वो ही उनकी प्रिसीजन को डिफाइन कर रही होती हैं कि जितनी ज्यादा डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज होंगी उतनी ज्यादा वो वैल्यू क्या होगी, प्रिसाइज होगी। सो अब हमारे पास जो फ्लोट है वो जस्ट 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स को अपने अंदर होल्ड कर सकता है। डेसिमल के बाद, इस पॉइंट के बाद अपने अंदर 6 to 7 डेसिमल वैल्यूज को होल्ड कर सकता है, डेसिमल डिजिट्स को होल्ड कर सकता है। जबकि जो डबल है वो अपने अंदर 15, इस पॉइंट के बाद, इस डॉट के बाद अपने अंदर 15 वैल्यूज को, डेसिमल डिजिट्स को होल्ड कर सकता है। देयरफॉर इट इज सेफर टू यूज डबल फॉर मोर कैलकुलेशंस। जब आपने कैलकुलेशंस करनी हो तो आप इसको डबल को ज्यादा प्रेफर करें बनिस्बत फ्लोट के, क्योंकि इसमें जो वैल्यू सेव हुई होगी उसकी प्रिसीजन ज्यादा होगी बनिस्बत ऐसी वैल्यू के जो कि फ्लोट में सेव हुई होगी। अब फ्लोट और डबल के हवाले से ये चीज तो आपको क्लियर होगी। अब साइंटिफिक नंबर्स को हम, इस फ्लोट और डबल को हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम साइंटिफिक नंबर्स को भी डिस्कस कर लें। तो साइंटिफिक नंबर्स क्या हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैन आल्सो बी साइंटिफिक नंबर्स। जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं उनको हम साइंटिफिक नंबर्स भी कहते हैं, जिनमें क्या होती है, एक ई लेटर यूज हो रहा होता है टू इंडिकेट द पावर ऑफ 10। जो ई है आप कैलकुलेटर में भी अक्सर देखते होंगे, तो ई एक वेरिएबल ई एक लेटर यूज हो रहा होता है और उसके आगे वो क्या, उसके आगे जो भी वैल्यू लिखी होती है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, पावर ऑफ 10। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे ये मेरे पास ये माय फ्लोट है, तो इसको अगर मैंने इसके आगे कोई भी वैल्यू जो मैंने इसमें सेव करवानी है उसको अगर मैंने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 3t5 35 है हमारे पास, ई का वैल्यू यूज होगी और आगे 3, तो इसका मतलब क्या होगा कि 35 ई रेज टू पावर 33, मतलब 10 रेज टू पावर 3। तो ये इसमें क्या वैल्यू सेव होगी, 35,000। इसी तरह अगर मैंने डबल में कोई वैल्यू सेव करवानी है तो उसको मैं किस तरह से लिखूंगा, उसको भी मैं क्या लिखूंगा, 12 ई पावर 4। तो इसका मतलब क्या है, 12 रेज टू पावर 4। ठीक है, तो 1,20,000 इस माई डबल नाम में सेव हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप साइंटिफिक नंबर्स को, आप छोटे से छोटी वैल्यू को और बड़े से बड़ी वैल्यू को आप साइंटिफिक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप माइनस लिखेंगे तो ई रेज 10 रेज पावर -3, तो पॉइंट में वैल्यू चली जाएगी, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, उसको आप इसमें सेव करवा लेंगे। इसी तरह अगर आप ई रेज टू पावर -4 करेंगे तो आप डबल में भी आप नेगेटिव पॉइंट्स में वैल्यू जो सी है वो सेव करवा रहे हैं। ओके, सो अगर मैं इसको कंसोल के ऊपर प्रिंट कराऊं, माइनस, पहले इसको माइनस में लिख के हम कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाते हैं और फिर इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, कंसोल के ऊपर प्रिंट कराते हैं विद पॉजिटिव वैल्यूज। तो पहले हम इसको ई रेज टू पावर -3 करके हम कहते हैं कि सी आउट करे हमारे पास माई फ्लोट नाम को। ओके, माई फ्लोट नाम को हम आउट करा के एंड एल करते हैं, ताकि हमारे पास एंड एल मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि मैं जो डबल की वैल्यू प्रिंट कराऊँ वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, दोनों में डिफरेंशिएट हो सके। सो मैं क्या करता हूँ, सी आउट करता हूँ माई डबल नाम। ओके, और अब हम देखते हैं कि ये कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ई की वजह से क्या हो गया कि 35 1000 से डिवाइड हो गया, क्योंकि 10 रेज टू पावर -3 थी, तो 0.035 हमारे पास इस माई फ्लोटिंग नंबर में सेव हो गया। और इसी तरह जब हमने माई डबल में वैल्यू सेव कराई 12 इंटू 10 रेज टू पावर -4, तो 10,000 से डिवाइड हो गया और हमारे पास वैल्यू क्या सेव होगी, माई डबल नाम में 0.012। अब इनको अगर हम पॉजिटिव कर लें इसी तरह, तो सिंपल क्या होगा, हमारे पास इसको यहाँ से 3 डाल देते हैं और यहाँ से 4। तो आप एक चीज में कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पे ये स्मॉल ई है और यहाँ पे ये कैपिटल ई है, तो हम दोनों को स्मॉल ई करके देखते हैं, तो हमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। आप इसको, इस ये जो ई है ये साइंटिफिक लेटर ई, इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम दोबारा से अपने इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास 35,000, क्योंकि 35 इंटू 10 रेज टू पावर 3 था, तो 35,000, और हमारे पास जो डबल था वो क्या था, 12 इंटू 10 रेज टू पावर 4, तो हमारे पास 1,20,000 हमारे डबल वेरिएबल में सेव हो गया। सो इस तरह से आप साइंटिफिक नंबर्स को भी आप सेव करवा सकते हैं फ्लोट और डबल में। अब हमने इंटीजर टाइप फ्लोट और डबल को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि अगला हमारे पास हमने इंट फ्लोट और डबल को तो डिस्कस कर लिया, अब हम
सबसे पहले हमने डिफाइन किया था बूल, जो अपने अंदर क्या करता था, जिसको मेमोरी में एक बाइट की जगह मिलती थी और अपने अंदर ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को से होल्ड करता था। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, माई बूल और ट्रू। आप इसके अंदर ट्रू भी सेव करवा सकते हैं या फॉल्स, ये दो वैल्यूज ही आप इसके अंदर सेव करवा सकते हैं। इसके अलावा ये तीसरी वैल्यू आप इसके अंदर सेव नहीं करवा सकते। सो इसका मतलब क्या है कि जो बूल डाटा टाइप है या बूल टाइप्स की जो वेरिएबल्स होते हैं, बूल डाटा टाइप इज डिक्लेयर विद द बूल कीवर्ड, तो हम बूल का कीवर्ड लिखते हैं उसके साथ, एंड कैन ओनली टेक द वैल्यूज ट्रू और फॉल्स व्हेन द वैल्यू इज रिटर्न। तो ये वैल्यू असल में रिटर्न क्या कार्य होते हैं, ट्रू का मतलब क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, और फॉल्स का मतलब क्या होता है, इक्वल टू 0। सो ट्रू क्या है, ट्रू का मतलब क्या है, इक्वल टू 1, और फॉल्स का मतलब क्या है, इक्वल टू 0। ओके, तो ट्रू हमारे पास कोई भी चीज या ऑन होती है या ऑफ होती है या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। ओके, दो ही स्टेट्स होती हैं। तो इन दो स्टेट्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम बूल को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे बूल को कीवर्ड को मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ बूल का, और उसको मैं क्या कह देता हूँ, इज कोडिंग फन। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल में क्या सेव करवा रहा हूँ, इस कोडिंग फन में ट्रू सेव करवा रहा हूँ। और आगे मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ बूल टाइप का, और उसमें मैं क्या सेव करा देता हूँ, और वो वेरिएबल का नाम क्या लिखता हूँ, इज फिश टेस्टी, और इसमें मैं क्या सेव करवा देता हूँ, फॉल्स। सो अब इन दोनों वैल्यूज को जब हम कंसोल के ऊपर प्रिंट करेंगे तो इस चीज को अपने ध्यान में रखना है कि आउटपुट में क्या आएगा आपको, अगर ट्रू होगा, ट्रू वैल्यू इसमें सेव हुई हुई है, तो उसका मतलब क्या है, इक्वल टू 1 हमें कंसोल के ऊपर प्रिंट होगा। और जब कोई वैल्यू फॉल्स होगी तो इसका मतलब है हमारे पास कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा। सो हम सी आउट कर लेते हैं, कंसोल के ऊपर प्रिंट करा लेते हैं अपने पहले वेरिएबल को, इज कोडिंग फन। इस कोडिंग फन का मतलब क्या है, ये हमें आउटपुट्स क्या करेगा, ट्रू करेगा। तो इस कोडिंग फन के अंदर ट्रू है तो कंसोल के ऊपर 1 प्रिंट होगा, क्योंकि ट्रू के लिए हमने आपको बताया हुआ है कि 1, और कि हमारे पास वैल्यू क्या रिटर्न होगी, 1 रिटर्न होगी। क्योंकि दो ही स्टेट्स होती हैं, या स्टेट क्या होती है, ऑन होती है या ऑफ होती है, या ट्रू होती है या फॉल्स होती है, या 1 होता है या 0 होता है। तो ये ट्रू क्या है हमारे पास, ये कंसोल के ऊपर क्या रिटर्न करता है, 1 रिटर्न करता है। और जब हम सी आउट करेंगे इस फिश टेस्टी, इसको मैं एंड एल कर लूँ ताकि एक ही लाइन में दोनों चीजें प्रिंट ना हो, तो मैं इसको एंड एल इसके आगे यूज कर लेता हूँ। एंड एल और बैक स्लैश एन दोनों सेम काम करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। सो इज फिश टेस्टी, तो ये हमें आउटपुट्स क्या करेगा, ये हमारे पास आउटपुट करेगा वैल्यू 0। इसका मतलब क्या है कि फॉल्स। ओके, तो हम इसको देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है, कंपाइल करके रन करते हैं। ये वैल्यू हमारी जो सी पिछली वैल्यू के साथ ऐड हो गई है, तो मैं इसको जरा क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो ट्रू है वो 1, यहाँ पे हमारे पास क्या था, ट्रू। तो इज कोडिंग फन उसकी जगह पे ट्रू था, तो हमारे पास वैल्यू क्या कंसोल के ऊपर प्रिंट हुई, 1। और इज फिश टेस्टी क्योंकि फॉल्स था तो हमारे पास कंसोल के ऊपर क्या वैल्यू प्रिंट हुई, 0। ओके, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि ट्रू के लिए 1 होता है सी प्लस प्लस में, ये बुलियन में जब भी कोई वैल्यू सेव होगी और अगर वो ट्रू होगी तो 1 सेव होगा, और अगर इज फिश टेस्टी अगर कोई चीज फॉल्स होगी तो वो बूल वेरिएबल में क्या सेव होगा, 0 सेव होगा। सो अब हम इस चीज को नोट कर लें आप साइड नोट के तौर पे कि जो बुलियन वैल्यूज होती हैं वो मोस्टली यूज फॉर कंडीशनल टेस्टिंग के लिए यूज होती हैं। हम कंडीशन को, किसी भी कंडीशन को टेस्ट करने के लिए कि यार ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए हम बुलियन वैल्यूज को यूज करते हैं। इसके बारे में हम फर्दर अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में।